हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। नेक्स्ट वीडियो आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने, जिसमें कि हम डार्क रिएक्शन वाला पार्ट जो फोटोसिंथेसिस का है उसको पढ़ेंगे। आज हम डार्क रिएक्शन में C4 साइकिल को और C3 साइकिल को दोनों को कवर कर लेंगे। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। इंजाइमेटिक सवाल भी रहते हैं, इंजाइम्स के बारे में पूछा जाता है, लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पर क्या होता है, कहाँ क्या बनता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, कितने कार्बन फिक्स करने में कितने ATP लगेंगे, कितने NADPH2 लगते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते होते हैं। तो चले करते हैं वीडियो को शुरू। पहला टॉपिक हमारा है डार्क रिएक्शन। इसमें हम अंडर में जाकर के C3 C4 कैम और इनको देखेंगे। तो ये है स्टार्टिंग, यहाँ शुरू करते हैं। डार्क रिएक्शन सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या रही होगी, कहाँ होती होगी। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि भाई आपका जो लाइट रिएक्शन थी, लाइट रिएक्शन में NADPH2 बना था, ATP बना था, और जो ऑक्सीजन थी वो मुक्त होकर के मतलब बाहर निकल के चली गई थी एटमॉस्फेयर में। हमारे पास लाइट रिएक्शन से जो बचा था वो था आपका, एक तो थी ATP और एक था आपका NADPH2। दो चीज़ें हमारे पास लाइट रिएक्शन से बची थी, उन्हीं का प्रयोग हमें यहाँ करना है। यानी सीधी बात यह है कि हमें एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन करना है, और उसके रिड्यूस करके हमें क्या बनाना है, फूड बनाना है। तो उसके रिडक्शन के लिए हमारे पास है हाइड्रोजन, जो कि NADPH2 के पास है, जो कि वाटर से आई है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वहाँ से आए हैं, वाटर से ही आए हैं। तो उन दोनों का प्रयोग करके हमें एटमॉस्फेरिक जो CO2 है उसको रिड्यूस करना है। एक बायोसिंथेटिक पाथवे है जिसका पता केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था, और उन्होंने बताया था कि भाई कार्बन का क्या पाथ होगा, कार्बन कहाँ कहाँ से होता हुआ, किस किस जगह से होता हुआ निकलेगा, किस किस इंटरमीडिएट से होता हुआ निकलता है। उसके लिए उन्होंने एक एल्गी है स्कैंडेस्मस और क्लोरेला, इस पर उन्होंने काम किया था, और उस पर उन्होंने कार्बन 14 का यूज किया था। ये भी सवाल है, स्कैंडेस्मस पूछा जाएगा, कौन से एल्गी पर केल्विन ने काम किया था, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। तो उस पर काम किया था उन्होंने, और उसको बताया था कि भाई कार्बन जो है इन इन प्रकार के इंटरमीडिएट से होता हुआ निकलता है और यहाँ पहुँचता है। तो चलिए करते हैं शुरू डार्क रिएक्शन को यहाँ से। ये है डार्क रिएक्शन, यहाँ से शुरू आज करते हैं। लिखा है बायोसिंथेटिक रिएक्शन है, वेरी गुड। नेक्स्ट है स्ट्रोमा में होती है। तीसरा पॉइंट है, इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कह देते हैं, PCR साइकिल भी इसको कहा जाता है। CO2 एसिमिलेशन के लिए यहाँ पर 3 मेथड हैं, 3 तरीके से CO2 एसिमिलेशन होता है, एक C3 साइकिल से, एक C4, एक कैम पाथवे से। केल्विन नाम के साइंटिस्ट जो थे, मेल्विन केल्विन जो थे, इन्होंने क्लोरेला और स्कैंडेस्मस नाम के एल्गी पर काम किया था, जिस पर इन्होंने, ये सवाल है मैं बताता रहूँगा, ध्यान रखना, कार्बन 14 का यूज करके, इसका यूज करके C14 का, ये बताया था कि कार्बन का भविष्य वातावरण से लेकर के कहाँ तक है, ये कहाँ जाएगा, कैसे, किस किस से होता हुआ कहाँ कहाँ पहुँचेगा। इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 2D क्रोमेटोग्राफी, ऑटोरेडियोग्राफी वगैरह का यूज किया गया था। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लाइन है, स्टेटमेंट है, ये तो आ जाता है कभी कभी या नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक साइकिल बनी हुई है, इसको मैं बाद में देखूंगा, ये NCERT से रिलेटेड है, सिंपल सा है। तो एक मैं दूसरी साइकिल है वहाँ से शुरू करता हूँ, पहले इसको आपको समझाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो ऐसा है, ये है आपका राइबुलोज 5-फॉस्फेट, ये यहाँ। अब यहाँ NCERT में शुरू नहीं हुआ है, शुरू NCERT में राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट से शुरू हुआ है, ये ध्यान रखना। तो राइबुलोज 5-फॉस्फेट जो है, इसका रीजनरेशन होकर के राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट बनेगा। तो ध्यान रखना, जितना भी रीजनरेटिव फेज है, रीजनरेशन के बाद आपका जो प्राप्त होता है वो राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट होता है। लेकिन ये NCERT में नहीं दिया गया है, यहाँ से नहीं दिया है, राइबुलोज 5-फॉस्फेट नहीं दिखाया है, सीधा सीधा दिखाया है कि भाई राइबुलोज 1,5-फॉस्फेट रीजनरेट होता है, और रीजनरेशन में ATP का खर्चा होता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि राइबुलोज 5-फॉस्फेट जो है उसका रीजनरेशन, उससे ATP का खर्चा होता है, एक ATP लगता है एक मॉलिक्यूल के लिए, और रीजनरेट होकर के राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट बनता है। फॉस्फोराइबोकाइनेज, राइबुलोकाइनेज इसमें एंजाइम भाग लेता है। ये फॉस्फोराइबोकाइनेज वाला जो सवाल है इस बार के CSIR नेट में था, ठीक है ना, ये तो ये ध्यान रखना, CSIR नेट में आया था ये सवाल। तो खैर चलिए, तो ये वाला एंजाइम लगेगा, ये एंजाइम लगा, और इससे क्या बना, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट बना। अब राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट से शुरू होती है बात। तो ये है आपका RUBP जो कि स्ट्रोमा में है। इनको
कार्बोक्सिलेशन होगा, ये एटमॉस्फेयर के CO2 को ग्रहण करेंगे। यहाँ एक महान एंजाइम है रूबिस्को, जो प्लांट में और बायोस्फीयर में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा की प्रोटीन है। कुछ यूनिट इसकी लगभग 8 यूनिट का सिंथेसिस इसका जो क्लोरोप्लास्ट करता है, बाकी जो है वो न्यूक्लियस का DNA करता है। यानी न्यूक्लियस का DNA और क्लोरोप्लास्ट का DNA दोनों मिलकर रूबिस्को बनाते होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। रूबिस्को एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मिलती है। रूबिस्को की खास बात है कि रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसकी कैटालिटिक साइट पर ऑक्सीजन भी जुड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वही जुड़ेगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का रेशो इक्वल है आ रहा है तो फिर CO2 जुड़ेगी। लेकिन अगर O2 ज़्यादा होती है तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, O2 जुड़ने से O2 अगर ज़्यादा होगी तो फिर O2 जो है वहाँ पर जुड़ती है। यानी सीधी बात है कि रूबिस्को O2 भी पकड़ लेता है जब O2 ज़्यादा होती है। दोपहर में लगभग 10, 11, साढ़े 11 के बजे के लगभग इतना ज़्यादा जो है हो जाता है ऑक्सीजन की मात्रा कि फिर ऑक्सीजन रूबिस्को पकड़ने लगता है। C3 प्लांट में तो खास करके रूबिस्को ऑक्सीजन पकड़ता ही है, क्योंकि वो स्ट्रोमा में ही ये कार्य चल रहा होता है। स्ट्रोमा में ही जो है ऑक्सीजन होती है और उसी चैम्बर में एक ही क्लोरोप्लास्ट में O2 निकलती है, उसी क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन चल रही होती है वहीं स्ट्रोमा में ही, तो वहाँ रूबिस्को बेचारा O2 पकड़ ही लेता है। तो हमेशा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि C3 प्लांट में O2 कहीं ना कहीं उसको इनहिबिट करती ही है। C3 प्लांट में ऐसा है कि O2 जो है वो आपका उसको इनहिबिट करेगी और फोटो रेस्पिरेशन होगा, ये आप आगे चल के समझेंगे। खैर चलिए, जो CO2 है ये CO2 कैरी कर लेगा, पकड़ लेगा। 5 कार्बन का राइबोलोज था जो कि एक कीटोज शुगर है, 5 कार्बन का कीटोज शुगर है राइबोलोज। तो ये क्या करता है, पकड़ लेगा। अब इसको पकड़ करके 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बना लेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, ग्लिसरेट लिख लो, ग्लिसरिक एसिड लिख लो, इसमें आपके 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो 2 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहली स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो इसी वजह से इसका नाम C3 साइकिल है, क्योंकि पहली स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन की होगी, ये ध्यान रखना। अब इनका फॉस्फोरिलेशन होता है जिसमें कि ATP लगता है, फिर ATP लगेगा, वापस से ADP बनाएगा और इसको फॉस्फेट देगा, तो ये बन जाएगा ग्लिसरेट 1,3-बाइफॉस्फेट, यानी कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट 1,3-बाइफॉस्फेट। अब इसका रिडक्शन होगा यहाँ। ठीक है, इस रिडक्शन में आपको ध्यान रखना होगा, एसिड का रिडक्शन करके एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर एसिड होते हैं। तो रेस्पिरेशन में जाओगे तो सेम रिएक्शन रेस्पिरेशन में मिलेगी आपको। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आप देखना, ग्लाइकोलाइसिस में आपको ऑक्सीडेशन मिलेगा तो वहाँ ये रिएक्शन उल्टी चलती हुई दिखाई देगी, यहाँ ये रिडक्शन होगा तो ये इधर को चलती हुई दिखाई देगी, यानी एसिड से रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड बनेंगे। यहाँ आपका एंजाइम लगेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है, और ये क्या करता है, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन करता है। जो NADPH आपने अभी लाइट रिएक्शन में बनाया था, उस NADPH रिड्यूसिंग पावर का प्रयोग करके आप यहाँ पर ग्लिसरेट 1,3-बाइफॉस्फेट यानी 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है आपका, उसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाओगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा, जो कि एक 3 कार्बन की सबसे छोटी शुगर ट्रायोज शुगर होती है, एल्डोज होती है। एल्डोजिस में जो है CHO पाया जाता है, कीटोजिस में C+O कार्बोनिल ग्रुप मिलता है, यहाँ भी आपका होता है कार्बोनिल ग्रुप, पर वो एल्डिहाइड बना लेता है। तो ये ट्रायो शुगर है, जो छोटी शुगर, सबसे छोटी शुगर आपकी ट्रायो शुगर ही होती है, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसमें एक बात है कि इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि पीछे से 2 मॉलिक्यूल चले आ रहे हैं, 2 मोल इसके बनेंगे, 2 मोल इसके बनेंगे यहाँ पर। तो ये बात तब है जब 1 कार्बन का फिक्सेशन हुआ है। अभी मान लो आपने 1 कार्बन फिक्स किया है, 1 CO2 डाला है, 1 CO2 डालने पर आपका ऐसा होगा कि ये 2 मॉलिक्यूल इसके बने हैं। लेकिन आगे रीजनरेशन कैसे होगा, इससे आगे फिर कैसे चलेगा कार्यक्रम, मतलब इससे आगे बात कैसे बनेगी, क्योंकि वापस से रीजनरेट करके RUBP बनाना है। तो भी ऐसे 2 कार्बन इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके निकल जाए और 6 कार्बन बाहर निकल जाए तो ये तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। मान लो हम कहें कि भाई 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड थे, इनसे निकाल करके हमने 1 ग्लूकोज बना लिया, तो मामला ख़त्म हो गया, रिएक्शन ख़त्म होगी। ठीक है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, C3H6O3 है तो प्लस C3H6O3, ऐसे कॉमन मान ले तो C6H12O6 बन गया और बात ख़त्म होगी, रिएक्शन। मतलब अब आगे रीजनरेशन कैसे होगा, तो रीजनरेशन तो नहीं हो पाएगा। तो भाई ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि अगर हम 6 बार 6 CO2, देखो ग्लूकोज अगर आपको इसमें से निकालना है, मान लो हम कहें कि हमें इस रिएक्शन के अंदर से ग्लूकोज को बाहर निकालना है, तो ग्लूकोज निकालने के लिए आपको इसमें 6 कार्बन डालने भी तो पड़ेंगे ना।
जब आप इसमें से ग्लूकोज निकालना चाहते हो तो 6 कार्बन डालो भाई यहाँ, तो 6 कार्बन यहाँ डालोगे तो 6 बार आप इसे चलाओगे, तब जा कर के आपके पास 12 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड के बनेंगे। 12 में से अगर 2 मॉलिक्यूल आपके ग्लूकोज बनाने में चले जाएं तो 10 मॉलिक्यूल 30 कार्बन के साथ जो बचेंगे वो इस पाथवे से होते हुए, ठीक है, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनेगा, ये जाएगा आपका डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसमें से आपके 2 जुड़ के इसके फ्रक्टोज बना देंगे 6 कार्बन का, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ये फ्रक्टोज जाएगा वापस से 6 कार्बन का, यहाँ ये कितने कार्बन का है, 7 कार्बन की शुगर बनाएगा, फिर ये 7 कार्बन की शुगर जाएगी यहाँ पर, ये इस पाथवे में, ये पूरा रीजनरेटिव पाथवे है। इस रीजनरेटिव पाथवे में क्या होगा, अलग अलग टाइप की शुगर्स भाग लेंगी, 4 कार्बन की, 3 कार्बन की, 6 कार्बन की, 7 कार्बन की, और घूम फिर के जो आपके 10 कार्बन हैं, जो यहाँ 10 कार्बन है, मतलब देखो 10 मॉलिक्यूल हैं इसके, देखो 2 मोल तो इसके चले जाएंगे शुगर बनाने में, पर जो इसके 10 मॉलिक्यूल हैं वो 10 मॉलिक्यूल घूम के आपके वापस से 5 मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे, 5 मोल राइबोलोज 5 फॉस्फेट के बनाएंगे। और राइबोलोज आपका कितने कार्बन का शुगर है, 5 कार्बन का, तो 5, हाँ ठीक है, कितने कार्बन का शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है, और यहाँ से वापस घूम के कितने आए हैं, 30 कार्बन आए हैं, तो इसके कितने मोल बनेंगे, 6 मोल बनेंगे, 6 मोल राइबोलोज 5 फॉस्फेट के बन जाएंगे घूम फिर के, 30 कार्बन जोड़े तो आ जाएंगे। यहाँ से फिर एटीपी लगेगा, फिर से आरयूबीपी बनेगा। तो रीजनरेशन जो एक्चुअल में होता है उसमें एटीपी लगा होता है, वो एटीपी कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट से रीजनरेट होकर के जब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनता है तो यहाँ एटीपी का खर्चा होता है। रीजनरेशन में एक मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट रीजनरेट करोगे तो 1 एटीपी लगेगा, 6 करोगे तो 6 एटीपी लगेंगे। इस तरह ही यहाँ पर अगर आप 6 कार्बन फिक्स करोगे तो आपके फॉस्फोरिलेशन में कितने एटीपी लगेंगे, 6 लगेंगे, और ये कितने लगेंगे, NADPH2 12 लगेंगे, क्योंकि एक बार में 2 लगते होते हैं। तो एक कार्बन फिक्स करने में आपके लगे कितने, 2 एटीपी यहाँ पर लगेंगे और एक रीजनरेशन में लगेगा, 3 एटीपी तो टोटल लग गया एक कार्बन में, और 2 NADPH2 लग गया एक कार्बन फिक्स करने में, ठीक है, एक कार्बन में, और 6 में 6 दूनी 12 NADPH2 और 6 18 ATP। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, सवाल बनता है इससे ना, ठीक है। तो ये आपका जो है केल्विन साइकिल है जो कि स्ट्रोमा में C3 प्लांट में, देखो ध्यान एक और बात रखना, C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, कोई हो, मेन जो पाथवे है फूड बनाने वाला वो आपका C3 साइकिल ही होगा। C4 में भी C3 चलता है और C3 में C3 चलता ही है, कैम में भी C3 चलता है। समझ आई बात, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार ऊपर चलते हैं वापस से, ये सिंपल सा डायग्राम है, ये तो NCERT में ऐसा दिया गया है कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, ऐसा भी नहीं दिया वहाँ, तो उसका फिर उससे आपका रुबिस्को मिलेगा, रुबिस्को उससे मिलकर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, है ना, और फिर ये 2 मॉलिक्यूल वापस फॉस्फोरिलेशन करेंगे, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे, और यहाँ आपका रिडक्शन होगा। रिडक्शन में आपके, क्योंकि ये 2 मोल हैं तो ये यहाँ पर 2 ही लगेंगे, ये भी बात ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आपके 2 मोल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनेंगे, तो इसमें से ही रीजनरेट होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और वापस से जो, क्योंकि 6 कार्बन डालोगे तो फिर वापस रीजनरेट होकर के ये वापस से RUBP बना देता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिव सा पार्ट है, इसके जो सवाल आते हैं वो कैलकुलेशन वाले आते हैं, एक कार्बन फिक्स करने में इतने, तो 2 कार्बन में कितने, 3 कार्बन में कितने, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ थ्योरी देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, टू एक्टिवेट रुबिस्को एंजाइम CO2 चाहिए, लाइट चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए होता है, ये हमें पहले से पता है। टू फॉर्म 1 कार्बन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 18 ATP लगते हैं, 12 NADPH लगते हैं 6 कार्बन को फिक्स करने में, 1 CO2 फिक्स करने में 3 ATP लगते हैं, 2 NADPH लगते हैं। अगर कहीं सुक्रोज लिखा हो तो आप इस सब को ज़्यादा वो कर देना, दूना कर देना सुक्रोज के लिए, ठीक है। और C3 प्लांट राइस है, वीट है, टोमेटो है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मेज जो है C4 प्लांट है, तो भाई राइस भी C4 होगा, वीट भी C4 होगा। ऐसी गलती ना करना, राइस और वीट C3 है और मेज और शुगर कैन जो है वो C4 है। फॉर रिडक्शन ऑफ 1 CO2 2 ATP 2 NADPH आर रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल ध्यान रखना। रिड्यूस करने के लिए अगर रीजनरेशन जुड़ जाए तो फिर 1 ATP और जुड़ जाएगा, ये वाली बात भी ध्यान रखना आप,
ठीक है ना। अगर रीजनरेशन जुड़ जाए तो फिर एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि भाई उसमें आपका एक ATP और जुड़ जाएगा रीजनरेशन में, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा है फाइंड द क्वांटम रिक्वायरमेंट फॉर फिक्सेशन ऑफ 2 CO2 थ्रू द C3 पाथवे। तो भाई देखो क्वांटम रिक्वायरमेंट पूछा है, 2 वाटर टूटेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, 1 O2 निकलेगी, 8 फोटोन लगेंगे, तो वो 3 ATP 2 NADPH बनेंगे और 1 CO2 फिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सिंथेसिस का ये सवाल है, इसको डायरेक्ट आप लर्न कर लेना। ये लर्न करने का क्वेश्चन है बाबू, इसको लर्न कर लेना यहाँ से कि ये पूछते हैं क्लोरोफिल बनाने में कौन मदद करता है। तो ध्यान रखना सक्सिनिल कोएंजाइम और ग्लाइसिन जो है वो प्रोटोक्लोरोफिल बनाते हैं, और इसको फिर मैग्नीशियम और आयरन और लाइट चाहिए क्लोरोफिल बनाने के लिए। अगर इसको ये लाइट नहीं मिलती है और ये सब नहीं मिलता है तो फिर वो इटियोलेशन हो जाता है, इटियोलेटेड क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, तो वो प्रोटोक्लोरोफिल से बन जाता है। फिर इटियोलेशन यहाँ से होगा। अगर लाइट नहीं मिलेगी तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्लोरोफिल में, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है C3 साइकिल। C3 साइकिल की जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का होगा, तो वो है आपका फोस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका C4 प्लांट। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट C4 हो C3 हो कोई हो, दोनों में ही C3 साइकिल ज़रूर चलेगी। और C3 प्लांट में जो कार्यक्रम था, जो ये C3 साइकिल चल रही थी, ये आपकी पत्तियों में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वहाँ चल रही होती हैं, ठीक है। और एक पता नहीं मेरे याद आ गई, ट्रैपा टीनोस्पोरा की रूट्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पता नहीं कहाँ से याद आ गया। तो जो भी जहाँ भी मतलब जहाँ आपका मीजोफिल सेल होते हैं लीफ में, उनमें आपका C3 साइकिल चल रही होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके C4 प्लांट होते हैं, ग्रासिस मोस्टली में, ग्रासिस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ डाइकोट प्लांट भी ऐसे हैं जिनमें आपका C4 जो साइकिल है वो पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपका मेनली C4 प्लांट जो है ग्रासिस वाले होते हैं, लेकिन डाइकोट भी हैं, ऐसा ध्यान रखना। उन प्लांट में एक स्पेशल चीज़ होती है जिसे अपन कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी, जो कि C4 साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब उसके लिए चाहिए भी होती है, रिस्पॉन्सिबल तो है ही है, चाहिए भी होती है। इसका दूसरा नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस है। इसका एक बार फोटो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ क्या होता है, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट सेल होती हैं लार्ज, ठीक है। सिंगल लेयर नहीं होती, ये वाली बात आप ध्यान रखना। यहाँ तो नहीं लिखा है पर सेवरल लेयर ऑफ बंडल शीट सेल, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। सेवरल लेयर ऑफ बंडल शीट सेल पाई जाती हैं। बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बाहर उसके रेडियली इस तरह से अरेंज मीजोफिल सेल्स मिलती होती हैं। इसके बिल्कुल बाहर मीजोफिल सेल का रिंग होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेंज एनाटॉमी। तो मेनली क्रेंज एनाटॉमी बंडल शीट सेल का रोल है, मीजोफिल का तो अरेंजमेंट है उसके चारों तरफ, ठीक है। मेन काम जो है वो बंडल शीट सेल का सेवरल लेयर्स का होना है। और ये एक रेत जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, रेत जो अपना वहाँ लेके जाते हैं, शोक सभा वगैरह में लेके जाते हैं, उसके जैसी स्ट्रक्चर है, इसी के नाम पर जो है इसका नाम है, ठीक है। और क्रेंज एनाटॉमी इसको कहते हैं अपन। इसमें देखो आपको ध्यान से दिखेगा, एक कॉमन सेंस की बात हम सोचते हैं अभी पहले कि भाई अगर मान लो कार्बन का फिक्सेशन होता होगा तो आप एक बात याद रखना भाई, CO2 जो आएगी वो बाहर से आएगी स्टोमेटा से, सही है बात। तो पहले CO2 जाएगी मीजोफिल में, क्लियर है ये बात। पहले CO2 कहाँ जाएगी, मीजोफिल में जाएगी, उसके बाद CO2 जाएगी बंडल शीट सेल में। तो यहाँ कार्बन का फिक्सेशन 2 बार होता है। अगर मैं आपको यहीं बताता चलूँ कि C3 साइकिल जो है वो बंडल शीट में चलती है, तो हमारा मकसद ये है कि हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसी भी तरह से बंडल शीट में पहुंचाना है। ऐसा आपको दिमाग में सोचना है कि बंडल शीट में C3 चलती है, तो मुझे क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट तक पहुंचाना है। उसके लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल में आएगी और फिर वहाँ से मीजोफिल सेल से फिर आगे जा करके कहाँ जाएगी, बंडल शीट में जाएगी। तो यहाँ 2 बार फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। एक बार तो आपका फिक्सेशन है यहाँ पर मीजोफिल सेल में, दूसरी बार फिक्सेशन है आपका बंडल शीट सेल में। तो 2 जगह होगा। पहली बार जब फिक्सेशन होगा मीजोफिल सेल में तो वहाँ 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, तो इसी नाम पर इसका नाम C4 साइकिल होगा, ठीक है। वो कार्बन 4 का कंपाउंड जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं उसको। तो दैट इज, इसलिए इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। फिर दूसरी बार फिक्सेशन होगा बंडल शीट में जा करके, क्योंकि वहाँ तो C3 साइकिल चलती है तो वहाँ तो होगा ही होगा।
अब इसमें एक छोटी सी बात आप यहीं से याद रखें कि यहाँ दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनको कहते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट उसको कहा जाता है। तो उसमें आप एक बात ध्यान से समझें कि जो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट है, उसमें बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन चलती है पर डार्क रिएक्शन नहीं चलती। वहाँ स्ट्रोमा नहीं होता, स्ट्रोमा लो होता है या नहीं होता, ये वाली बात आप ध्यान रखो। सॉरी इसकी बात कर रहे हैं बाहर मीजोफिल की। मीजोफिल वाले में जो आपका स्ट्रोमा होगा वो आपका लो होगा या नहीं होगा, केवल ग्रेनम मिलती होती हैं, ठीक है। तो ग्रेनम होगी तो केवल लाइट रिएक्शन चलेगी मीजोफिल सेल में और डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी, रूबिस्को भी नहीं होगा। इसी तरह बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहाँ आपका ग्रेनम नहीं होती। वहाँ के लिए सवाल है कि ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं। तो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं बंडल शीथ सेल में और एल्गी में मिलते हैं। वहाँ पर आपका लाइट रिएक्शन नहीं चलती, ये वाली बात ध्यान रखना। यहाँ लाइट रिएक्शन नहीं चलती बंडल शीथ में। बंडल शीथ में केवल आपका स्ट्रोमा होता है, वहाँ आपका डार्क रिएक्शन चलती है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। समझ आई मेरी बात। तो अभी क्या है, इसी चक्कर में इसी दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ही इसको डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट यहाँ मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे। ये एक स्ट्रक्चर बनाई है हमने जो कि आपकी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की होगी, इसीलिए इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। ट्रॉपिकल प्लांट की 18 फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, 1500 स्पीसीज और मोनोकोट प्लस डाइकोट दोनों में आपको C4 प्लांट देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा है ये एग्जाम्पल्स, जब भी कभी आपका एग्ज़ाम होगा तो यही एग्जाम्पल आपके पेपर में आने वाले हैं, बस इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना। मेज, एमरैंथस, पेनिसिटम, सोरगम, शुगर केन। तो इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आ जाता है एट्रिप्लेक्स, ठीक है। इसमें दोनों तरह की होती है, C3 C4, वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप ये वाले एग्जाम्पल आप ज़रूर ध्यान रखना। मेज, अमेरांथस, पेनिस्टम, सोरगम और शुगर केन, ये C4 प्लांट हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका जो मैंने बताया था, इनका जो रूबिस्को है वो कहाँ होगा, बंडल शीथ में होगा। बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम नहीं है, लाइट रिएक्शन नहीं होती। लाइट रिएक्शन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं आती, और भी बात है कि ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँचती है। जब रूबिस्को के चारों तरफ ऑक्सीजन नहीं होती है तो ऐसे केस में जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो भाई ऐसे में तो मज़ा आ गया रूबिस्को का। तो रूबिस्को भर के रूबिस्को फोटोसिंथेसिस यानी जो कार्बन का फिक्सेशन है वो करता है। उसके चारों तरफ इतनी ज़्यादा मात्रा में CO2 होती है कि कोई दिक्कत ही नहीं होती है उसे, ठीक है। तो वो पूरा 100% देता है अपना, चाहे भले ही एटमॉस्फेयर में कितनी भी CO2 है। तो इसलिए C4 में फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता। नेक्स्ट है C4 प्लांट। ये वाला सवाल डायरेक्ट याद करना है। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म अकर, मीजोफिल सेल में ग्रेनम होती है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। यहाँ ए ग्रेनल होते हैं क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ में। नॉन साइक्लिक ETS चलती है, साइक्लिक ETS चलती है। यहाँ पर आपका थिक वॉल होती है, यहाँ पर आपका साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट लार्ज होता है, नंबर हाई होते हैं, रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पैपकेज एंजाइम होता है, क्योंकि जो पहला आपका CO2 एक्सेप्टर है वो आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट है। फोस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जो कि आपका इनोल फॉर्म है पायरुवेट की। वो आपका उसको रिसीव करेगा, किसको, बाहर से आने वाली CO2 को, और 4 कार्बन का आपका क्या बनाएगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ध्यान रखने की बात है कि ये जो काम है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनने वाला, ये प्रोग्राम जो है साइटोप्लाज्म में चलता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का रोल यहाँ केवल ग्रेनम से लाइट रिएक्शन वाला है, बस उतना रोल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये डायग्राम है जिसे हम देख लेते हैं ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, है ना। बाहर से CO2 आएगी, अंदर CO2 आई, और फिर यहाँ एक एंजाइम है, ये कार्बोनिक एनाइड्रेज लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कार्बोनिक एनाइड्रेज ने HCO3- बना दिया, और अब ये पैप जो हैं फोस्फोइनोल पायरुवेट जो हैं ये आपके 3 कार्बन के हैं। ये अपना पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज है ये, ऑक्सीजनेज नहीं होता, इसको मैग्नीशियम चाहिए होता है। ये पैप कार्बोक्सिलेज आपका ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाएगा, ये इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, इस तरह का टफ सवाल हो जाएगा काफ़ी ये। फिर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा, यहाँ पर आपको लाइट रिएक्शन का NADP मिलेगा। ये NADP क्या करेगा, ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन करेगा, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन करने के बाद
जब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन कर देगा तो ये उससे रिड्यूस करके मैलेट बनाएगा। अब मैलेट जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ जाएंगे, इसके क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे, बंडल शीट के। बंडल शीट के सारा कार्यक्रम जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही चल रहा है, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। अब एक बात और ध्यान रखोगे कि ये जो बीच की वॉल है, ये वाली काले वाली जो मोटी वॉल जो है ये वाली, भाई ये ना इम्परवियस होती है, गैसेस वैसेस इससे नहीं जाती। तो इसलिए अगर यहाँ लाइट रिएक्शन हो रही होगी इधर, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहाँ जो O2 निकलेगी ये बेचारी इधर नहीं जा सकती, और डायरेक्ट CO2 भी नहीं जा सकती क्योंकि गैसेस के लिए इम्परवियस है। वरना डायरेक्ट CO2 जाती तो ये इतना लंबा ड्रामा होता ही मत। तो ये भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना। प्रॉब्लम तो नहीं, मज़े की बात है ये तो। अब आपका मैलेट इधर जाएगा, वापस से ये आपका ऑक्सीडाइज होगा और ये CO2 छोड़ देगा। CO2 छोड़ने पर ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट वापस आएगा। पायरुवेट फिर ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम, जहाँ पर 2 ATP का खर्चा है मिला जुला करके, ये आपका वापस से क्या बना देगा, पैप बना देगा। ठीक है, और पैप वापस से फिर यही बनाएगा, दोबारा से ये चल पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को। तो इसी में जो CO2 निकली है यहाँ पर बंडल शीट सेल के जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये CO2 जो है यहाँ जाएगी डार्क रिएक्शन में। तो केल्विन साइकिल यहाँ बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चल रही है, वही जो आपने पीछे पड़ी है उसी को जो कि तो चल रही है। और ये CO2 इसमें भाग लेगी और स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। वो अभी चीज़ें अलग हैं कि कब ग्लूकोज बनता है, कब स्टार्च बनता है, कब सुक्रोज बनता है, वो एक अलग बात है। समझ आई मेरी बात। और ये एक ट्रांसपोर्ट दिखाया है, यहाँ से बीच बीच में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, जैसे ट्राइज फॉस्फेट इधर आ जाएगा, इधर से निकल के 3-फॉस्फोग्लिसराइड इधर आ जाएगा, ये तो होता रहता है। कभी कभी ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बजाय यहाँ 4 कार्बन का एस्पार्टिक एसिड बनता है, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ट्रांसएमिनेज से बना देता है एस्पार्टिक एसिड। तो कुछ प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट जो इधर से उधर होता है वो एस्पार्टिक एसिड का होता है, ना कि मैलेट का। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये है हमारी C4 साइकिल। एक बार ध्यान से सुनना दोबारा वीडियो को, आपको समझ में आएगी क्या हुआ है। अब इसमें एक खास बात हुई है कि भाई देखो, हमने बताया था एक कार्बन फिक्स करने में 3 ATP लगेंगे, कहाँ, केल्विन साइकिल में 2 NADPH2 लगेंगे, और यहाँ 2 ATP यहाँ लग रहे हैं, खर्चा हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 2 यहाँ जुड़ गए, 5 ATP हो गया। तो भाई खर्चा तो ज़्यादा हो गया, यहाँ क्या हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रुबिस्को है, यहाँ रुबिस्को के चारों तरफ कहीं भी ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं है। और ऑक्सीजन नहीं है तो भाई ऑक्सीजन जो है वो उसकी बेचारे की जो कैपेबिलिटी है, उसका जो कैटालिटिक जो साइट्स हैं उनको भर देती है और फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। तो भाई C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का कोई सीन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्यक्रम अलग अलग चैम्बर में चल रहे होते हैं और बीच की वॉल जो होती है वो इम्परवियस होती है, ठीक है। तो यहाँ कुछ सवाल बनेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है कि CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का पैप होगा, यहाँ RUBP होता है दूसरों वालों में। इन C4 प्लांट फॉर 1 CO2 फिक्सेशन 5 ATP एंड 2 NADPH रिक्वायर्ड। ऊपर कुछ छूट गया है क्या हमारा, नहीं, चलिए। फिर ये लिखा है कैन टोलरेट हाई टेम्परेचर, ये इस तरह के सवाल है, कैन टोलरेट हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकते हैं C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, क्यों, तो समझ में आ गया होगा क्यों होता है। हाई CO2 कंसंट्रेशन बंडल शीट सेल में होती है, क्योंकि वो ड्यू टू दिस रुबिस्को इनएक्टिवेशन डू नॉट अकर, तो रुबिस्को का इनएक्टिवेशन नहीं हो पाता है। C3 प्लांट में रुबिस्को इनएक्टिवेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट है कैन टोलरेट CO2 स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग CO2 फिक्सर एंजाइम पैपकेज। तो पैपकेज जो क्या करता है, कम CO2 भी होती है तो भी उसको पकड़ पकड़ के वहाँ भरवा देता है। भाई पैपकेज पकड़ेगा तो फिर उधर जाएगी, उधर जाके बंडल शीट सेल में भर जाएगी। तो वहाँ क्या है, बंडल शीट में पूरा मौसम होता है, पूरी CO2 भर भर के पाई जाती है। वाटर लॉस रिड्यूस ड्यू टू द क्रैंच एनाटॉमी की वजह से पानी का लॉस कम होता है। पैपकेज हैज़ हायर एफिनिटी फॉर CO2 दैन रुबिस्को, इसलिए पैपकेज जो है वो किसी भी तरह की CO2 कम हो ज़्यादा हो पकड़ ही लेता है, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। दूसरा, इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इसलिए होती है, फोटो रेस्पिरेशन तो इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट है C4 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ कोल्ड सेंसिटिव फोटोपायरुवेट डाइकाइनेज। तो भाई ये आपके लो टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं झेलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है,
फोस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज है, ये सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए। ये एक थोड़ा सा इसका अलग ही पॉइंट है इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है। तो आज वीडियो में आप इतना ही पढ़ो, दोनों साइकिल पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैम्पाथवे और जो आपका ब्लैकमैन वाला जो आपके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक दो बार देखना, आपको जो समझना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपको सब जो मिलेगा, देखो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो आएंगे पेपर में, वही लिखा है, फालतू बातें नहीं लिखी हैं। तो कोशिश करना आप इसी को रिवाइज करना एक दो बार, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैम प्लांट और ये पढ़ाया जाएगा जो आपके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। शेयर कर देना दोस्तों को, बाय बाय।